आप ये ना कह देंगे मैं घर से आया हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं? मिक्स है, बीबीए क्या और? हम लोग तीनों बीबीए किए और ये सीएस। अच्छा अच्छा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में पहली दफ़ा आए होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो इसके हवाले से आप बता दें, आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई ये किस तरह से वर्किंग करती है, कोई कुछ भी, कोई खबर सुनी हो, टीवी में देखा हो कि ये ऐसा हो, उसमें ये इस तरह से काम करते हैं, कुछ भी जहन में आया हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है ना आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें जो है ना, क्योंकि ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जहन में कोई क्लियर करना चाहती हैं चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझना चाहती हैं, कुछ भी, तो आप जो है ना वेलकम, मोर देन वेलकम। बताएं, कुछ पता है पहले से या नहीं भी पता, कुछ भी नहीं पता, ये होता है क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो कुछ भी एक आइडिया मुझे हो जाए ना कि आप बीकॉम के स्टूडेंट्स और थोड़ा बहुत तो पता ही होगा आपको। कोई क्वेश्चन है तो बताएं ताकि मैं आपके क्वेश्चन सारे एड्रेस करता जाऊँ ब्रीफली। बोले बोले शाबाश, ये बनाए नहीं बोले उन्हें। हाँ, यहाँ कैसे काम, पैसे कैसे कमाते हैं, ड्रामे में जो है ना कैसे एकदम से अमीर हो गया था बंदा जो है ना, वो हमें वो बता दें, स्टॉक बता दें, हम भी वो ख़रीदना चाहते हैं। हैं बता दें, इस तरह के क्वेश्चन है कोई इस तरह के जहन में? बोले बोले शाबाश। हाँ हाँ, अच्छा न्यूज़ में आता है कि स्टॉक एक्सचेंज में इतने पॉइंट्स की कमी जी है, जी। ये कैसे बता सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट्स की जो कमी होती है ना, ये बेस्ड ऑन इंडेक्स होता है। जैसे इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किचन आइटम्स उन्होंने कुछ रखी होती है ना, वो किचन आइटम्स की प्राइसेस देखते हैं, हर हफ्ते किचन आइटम्स की प्राइसेस देखते हैं, वो उसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इन्होंने रखा होता है 100 इंडेक्स, बेंचमार्क है। कई इंडिसेस हैं, लेकिन जैसे 30 इंडेक्स भी है, इस्लामिक अगर देखें तो उसमें अलमीज़ान का भी इंडेक्स है, ये एक 100 इंडेक्स है, इसमें 100 कंपनियां शामिल हैं, ठीक है जी। उस 100 कंपनियों के उतार चढ़ाव में जो होता है ना, इजाफा या कमी होता है ना, उसको कहते हैं कि इतने इंडेक्स में इजाफा हो गया या इतने इंडेक्स में कमी हो गई है। तो ये एक इंडिकेशन समझी जाती है कि अगर इन 100 कंपनियों के प्राइस में इजाफा हो गया है तो इससे सारी मार्केट में इजाफा हुआ होगा, या इनमें कमी होगी तो इससे सारी मार्केट में कमी होगी, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है, तो ये इसमें इजाफा होता है। ये थ्रू फार्मूला जो है कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। और बताएं शाबाश, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। बोले बोले शाबाश, घबराना नहीं है, कोई बोला जैसे हम कहते हैं घबराना। अब जेल में कुछ भी आता है तो आप बता दें, कोई गलत सा फनी सा क्वेश्चन भी आता है तो आप करें कोई, क्योंकि इसी से लर्निंग जो है ना, लर्निंग ऐसे ही होती है। बंदे को कोई दिन में आ रही है, बात आ रही है, बंदा पूछ ले, क्लियर कर ले, इस तरह से लर्निंग होती है। आप इतनी दूर से आई हैं तो आपको सीख के जाना चाहिए यहाँ से कुछ। बोले बोले शाबाश। अभी आपने बात की ना कि कामों में फौरन से नहीं हो सकते हैं, तो वो किस तरह होते हैं? हाँ, ये देखें ना, सही बात है। देखें, स्टॉक एक्सचेंज में लोग आते क्यों हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? देखें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ स्पेयर मनी है, ठीक है ना, मैं चाहूँगा कि मुझे उसके ऊपर जो है ना रिटर्न मिले, तो मैं बैंक में भी तो जा सकता हूँ ना, मैं नेशनल सेविंग स्कीम में भी तो जा सकता हूँ ना, मुझे वहाँ पे भी रिटर्न मिलता है और वहाँ पे रिस्क कोई नहीं है। नेशनल सेविंग में गवर्नमेंट का अदारा, कोई रिस्क नहीं, बैंकों का भी सिमिलरली कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। लेकिन क्यों लोग स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं? यहाँ आने की वजह यही है कि यहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा है। वो जो आपने ड्रामे में देखा है ना, ये ऐसा हकीकत भी हुआ है, लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता, चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा हो भी जाता है, ठीक है। मैं ड्रामा देखा नहीं लेकिन सुना हुआ है, स्टोरी सुनी, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप साल में पैसे इन्वेस्ट करें, 1 साल के बाद आपको 11% रिटर्न मिलता है नेशनल सेविंग का, ठीक है। यहाँ पर 20%, 30%, और बाद तो डबल भी हो जाता है, 100% भी रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इसके साथ जो है ना रिस्क जो है ना वो एसोसिएट होता है। अब मकसद ये है कि जो रिस्क एसोसिएट है हमारे पास, हमने उस रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज़ करना है ताकि हमारा जो रिटर्न है वो इंटैक्ट रहे और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इंटैक्ट रहे। यही इस चीज़ का जो ना जो इस फन में माहिर हो जाता है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए।
कि हमने स्टॉक एक्सचेंज में अपने रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से मेजर करना है। अगर आप सही तरह से कंट्रोल नहीं करते अपने रिस्क को तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप उसको भी लूज़ कर सकते हैं। इस वजह से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में नेगेटिव भी होती है कि या तो असल पैसे भी डूब जाते हैं। क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्योंकि वो अपना जो रिस्क है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आती कि उसको किस तरह से कंट्रोल करना। समझ आए आपको? तो अब आप कहेंगे कि रिस्क को किस तरह से कंट्रोल करें। आप BBA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, यहाँ जो चीज़ें आपको सिखाई जाती है, रेशो एनालिसिस, कंपनी से आप पढ़ा होगा BCom में रेशो एनालिसिस, ठीक है ना। BBA में भी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, कारोबार को देखना, काम किस तरह से कंपनी कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास टूल्स हैं। आ जाए ये सब चीज़ें आपके पास टूल्स हैं। इन टूल्स को यूज़ करके आप अपना रिटर्न मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को, ये चीज़ें आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि ये बुक में जो चीज़ें लिखी हुई हैं इनका जो है ना जो आम जो है ना उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये गलत कहा जाता है। और ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है, ठीक है ना। आपका उसकी जो एप्लीकेशन है डेफिनेटली उसकी एप्लीकेशन ही होती है, लेकिन हमारी जो BCom की जो बुक्स हैं, BBA की तो खैर फॉरेन ऑथर्स की होती होंगी ना बुक्स, BCom की जो कि लोकली इधर लिखी हुई हैं तो उधर एप्लीकेशन कम दी होती है, जो है ना इलिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, एप्लीकेशन कम दी होती हैं। यहाँ BBA MBA या मास्टर्स की जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है वहाँ से ज़्यादा केस स्टडीज़ भी दी होती हैं। तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल 100% रेलिवेंट है, उसको अप्लाई करना वो आपका जो है ना थोड़ा फर्दर एफर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। बोले जी क्वेश्चन, आप जो नए न्यू कमर्स आए हैं उनके जहन में कोई क्वेश्चन हो स्टॉक के वाले से तो विदाउट हेजिटेशन बोल दें। जी बोलें। तो वो 1 लाख तक होते हैं, जैसे कि मैं इन्वेस्ट करूँ कि मेरे पास 1 लाख है तो उतने के लिए शेयर्स लेना चाहती हूँ, तो फिर उसके बाद उसके आगे प्रॉफिट होगा या बेनिफिट वगैरह होगा। जी ये आप ऐसा तरीका कार है आपने 1 लाख या 2 लाख उतना मतलब कि हम इन्वेस्ट करें या शेयर्स खरीदें तो प्रॉफिट। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकती हैं, 50,000, 100,000, 200,000। आपके अकाउंट में जितनी अमाउंट होगी ना उतनी अमाउंट के आप शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं, उतनी अमाउंट। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस चले जाएँ तो हम मार्जिन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। वो ये होता है कि आपके पास अगर 30 रुपये है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास 30 रुपये है ना तो मैं आपका 100 रुपये का वैल्यू का शेयर ख़रीद देता हूँ। बाकी 70 रुपीज़ कहाँ से आएंगे? वो 70 रुपीज़ मैं टेम्परेरी तौर पे आपको लोन दे देता हूँ, ठीक है ना। उसको कहते हैं मार्जिन। मार्जिन के ऊपर आपने आप तो कह रही है मैंने आपको 30 रुपीज़ दिए हैं, लेकिन आपने 100 रुपीज़ का स्टॉक कैसे ख़रीद लिया? आपने 70 रुपीज़ कहाँ से पूरे किए? मैंने तो दिए नहीं, तो मैं कहूँगा मैंने आपको लोन दिया, उस लोन के ऊपर जो है वो उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। ये सूरत हाल है। इस तरह से अगर आप फ्यूचर्स में काम करना चाहें, जैसे ये मार्जिन ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स में भी आप 30% अमाउंट के साथ 100 रुपये का शेयर ख़रीद सकते हैं। 30 रुपीज़ जमा करवा के 100 रुपये का स्टॉक आप परचेज़ कर सकते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट होती है 1 महीने के अंदर अंदर। उसको आपने अगर परचेज़ किया है तो आपको उसको ऑफसेट करने के लिए सेल करना है, ठीक है, चाहे आपको नफ़ा हो रहा है नुकसान हो रहा है, या उसी ये एडवांस में आता है। फिलहाल अपने जहन में आप ये रखें कि आपके पास जितने पैसे हैं उतने के शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। आप नए बच्चे जो आए हैं वो बता दें कोई क्वेश्चन जहन में इनके है तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से किसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वेलकम आप कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक एक वक्त होता था, उसको कहते थे आउटक्राई मेथड। उसमें जो बायर और सेलर है, एक नीचे जहां आप ऑडिटोरियम से आ रही है ना, ऑडिटोरियम में ये ट्रेडिंग हॉल होता था, वहाँ पर सब एजेंट्स खड़े होते थे कि हमने फ़लाँ कंपनी का इतना स्टॉक लेना है, इतना स्टॉक लेना है, ठीक है ना। तो अब वो दौर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब क्या तरीका कार है, अब हम इधर कंप्यूटर पे हमारे पास ये आपने जो सिस्टम देखा ना, हम यहाँ पर एंट्रीज लगा देते हैं और ये ऑटोमेट हो गया सिस्टम। सामने कोई सेलर है और हम बायर हैं, इन सब की जो है ना सामने स्क्रीन पे रेट लग जाते हैं और जब इनकी ट्रांजैक्शन मैच होती है तो जो एग्जीक्यूट हो जाता है। ये इनसे बच्चों से कहते हैं, इनसे कोई
थोड़ा सा कोई क्वेश्चन वगैरह करने ताकि इनको कन्वे कर दें, ताकि या फिर एटलीस्ट आप मेरे पास आ जाएं। आप अपनी बातें बंद करेंगे तो मेरी आवाज़ आप आएगी ना, थोड़ी आगे आ जाएं ज़रा। ये गपे लगा जो है ना, ये तो उसके लिए बड़ा टाइम पड़ा। आप क्वेश्चन करें, जहन में कोई आए क्वेश्चन। हाँ जी, बोले बोले शाबाश, बोले बोले शाबाश। सर मैं आपको ये चाहिए कि अभी मैंने बाहर कंपनीज के ऑफिस में देखे अलग-अलग, तो स्टॉक सेल में मतलब कुछ ही कंपनीज के ऑफिस जहाँ बाकी सबके नहीं, वो ऑनलाइन उनसे शेयर करेंगे। आजकल जो है ना, अब जो तरीक़ाकार है ना, आप शेयर्स ऑनलाइन ही ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा मतलब कि कंपनी के ब्रोकर से नहीं खरीद, मतलब ऑनलाइन खरीद सकते, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी नहीं, आपने अगर मैं आप समझ गया हूँ बात, फॉलो कर गए। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज़ करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइमरी मार्केट को यूज़ करना। प्राइमरी मार्केट उस वक्त करते हैं जब कंपनी नया इनिशियल अपना IPO लॉन्च करे ना, तो उसका शेयर आ जाता है, उसमें आप एप्लीकेशन भरते हैं, बैंक में जाके जमा करवाते हैं। उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, IPO के लिए, ठीक है ना। IPO के लिए ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। आप जाके बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, कंपनी का फॉर्म लेते हैं, वो कंपनी डायरेक्टली आपको शेयर्स दे देती है, ठीक है ना। लेकिन जब अगर चलता चलाया शेयर है, अगर ट्रेडिंग हो रही है, वो आपने परचेज़ करना है, तो उसके लिए आपको ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है। लेकिन लेट्स से कि आपने लेट्स सपोज आपने शेयर ख़रीद लिया IPO में, उसको आपने बेचना है, तो बेचने के लिए भी आपको ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सर अगर सेम ब्रोकर को हम दोनों हाँ, नहीं, एक ही अकाउंट आपका एक ही होगा। यानी कि आपने यूँ कह लें कि आपने हर सूरत में ब्रोकर के पास अकाउंट, किसी भी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना है। भले आपने प्राइमरी मार्केट से IPO के थ्रू शेयर परचेज़ कर लिया है, उस वक्त आपको ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब आपने बेचना होगा तो उसके लिए लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बेहतर है ब्रोकर में अकाउंट, किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन, क्योंकि उसके बगैर आपकी नहीं हो सकती। जी जी बोलें। सेम ब्रोकर ही हमारे काम कर सकता है ना, सब ब्रोकर, सब जो आए सर्विसेज जो हैं बाय सेल की, सारी सर्विसेज एक ही ब्रोकर देता है। बोले, और ये पीछे जो बच्चे हैं, इनमें इनके जहन में कोई क्वेश्चन हो कोई स्टॉक के वाले से? हाँ, थैंक यू सो मच सर। बोले अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछूं, मैं समझ लूँ, फिर आपको सब कुछ आता है। ये सही है सर। हाँ, आप बोलें जी, आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो बोल लें। शाबाश, पे आप इतनी दूर से आप आए हैं। BS वाले और BBA वाले रिक्वायर्ड करते हैं, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन एज अ जॉब? जॉब की देखें, जॉब की जो नॉर्मली देखा जाता है कि इस फील्ड में रिसर्च एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं, ठीक है ना। और रिसर्च एनालिस्ट में जो कंपनीज मेन जो हायरिंग होती है ना, वो कराची में होती है। कराची में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, कराची में रिसर्च एनालिस्ट की जो है ना हायरिंग होती है। तो यहाँ लाहौर में जो है अगर जॉब है तो वो है कि ट्रेडिंग बेस पे है जॉब। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास 15 क्लाइंट्स हैं, 20 क्लाइंट हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो हैंडल करूँगी, फिर आपको इजीली हर कोई जो है ना वो वेलकम कहेगा। कि आप कहेंगे मेरे पास 20 क्लाइंट हैं, उनके मैं जो है ना ट्रेडिंग उनकी बिहाफ पे करना चाहता हूँ, हम हर कोई वेलकम करें, क्योंकि फिर उसके साथ उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इस तरह की दूसरी तरह की जॉब, उसके लिए आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियाँ और 4-4 बंदे हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग हो रही है आजकल हर फील्ड में जो है ना। ये स्टॉक में भी ऐसे हैं, एक बंदा 3-4 जगह पे काम कर रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है। जैसे कंप्यूटर नहीं करता, मल्टीटास्किंग करता है, उस तरह बंदे भी आजकल कर रहे हैं। तो आप भी जो है ना मल्टीपल काम करना सीखें, क्योंकि ये तो ये इस वजह से जो है ना, अब एक बंदा जो है ना उसको कई काम आने चाहिए, ठीक है। अब आप हैं इसमें बिज़नेस स्टडीज़ में हैं, तो आपको कंप्यूटर की भी नो हाउ होनी चाहिए, बल्कि एडवांस लेवल पे नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये आज सूरत हाल है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। जी 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 सर। हाँ जी, हो गया बढ़िया बोल रहे। अच्छा, आप ना बता दें आधार कहाँ से आए हैं, इंस्टीट्यूशन कौन सा आपका? एस्पायर। अच्छा, मनावा से। अच्छा माशा, मनावा से आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एस्पायर, वेलकम वेलकम वेलकम।